अस्सलामुअलैकुम। एहराम मिस्र आज से 4500 साल पहले एक ऐसा बनाया गया नमूना जिसने आज तक पूरी दुनिया को हैरानगी में डाला हुआ है। आज के साइंसदान इसके राजों को जितना ही सुलझाने की कोशिश करते हैं उसमें उतना ही उलझते जाते हैं। आइए इनमें से कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। मैं हूँ ज़ैद अली और आप देख रहे हैं तेज़ रफ्तार। वैसे तो मिस्र में बहुत सारे एहराम हैं जिनकी कुल तादाद तकरीबन 138 बताई जाती है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर हैं गीज़ा के एहराम और उनमें भी सबसे ज़्यादा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, गीज़ा का अजीम एहराम। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ, ये सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं। कहा जाता है कि इन एहरामों को उस वक्त के फ़िरौनों ने अपने मकबरों के तौर पर बनाया था। सबसे पहला एहराम जिसको हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा भी कहते हैं, उस वक्त के फ़िरौन खुफू ने बनाया था। खुफू के बारे में अंदाजे लगाए जाते हैं कि इसने तकरीबन शायद 23 साल या 34 साल या फिर 60 साल मिस्र पर हुकूमत की थी। ये मिस्र का दूसरा फ़िरौन था। दरअसल मिस्र के उस वक्त के बादशाहों और शहंशाहों को हम फ़िरौन के तौर पर जानते हैं। जितने भी उस वक्त के बादशाह मिस्र में गुजरे हैं उनको हम फ़िरौन कहते हैं। दूसरा एहराम कहा जाता है कि इसको खुफू के बेटे खाफरे ने अपने लिए बनवाया था। और तीसरा एहराम जिसको खाफरे के बेटे मेनकोर ने अपने लिए बनवाया था। आज तक ये तीनों एहराम ही तकरीबन अपनी असल हालत में हैं और बाकी जिनका मैंने 138 के बारे में आपको बताया वो मौसम की तब्दीली की वजह से आज अपनी असल हालतों में नहीं रहे। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि उस वक्त जिन्होंने ये एहराम बनाए वो ज़मीन की दुरुस्तगी के बारे में जानते थे। वो जानते थे कि ज़मीन गोल है और इसका फासला कितना है। वो ज़मीन के सर्कमस्टेंस के बारे में अच्छी तरह वाकिफ़ थे। ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, इसके फैक्ट्स अभी मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। अगर हम बात करें गीज़ा के अजीम एहराम की जिसको हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा भी कहते हैं, इसकी बुनियाद तकरीबन 13 एकड़ पर फैली हुई है और इसकी ऊंचाई 481 फीट है। हम ये भी देख सकते हैं कि इन तीनों एहरामों की मशरकी और मगरबी दीवारें सीधी कुतुब शुमाली यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। इतना बड़ा ढांचा हज़ारों साल कबल कुतुब शुमाली की सिमत में आज के जदीद कैंपस की दुरुस्तगी के साथ खड़ा किया गया था, जिसमें कोई शक नहीं है उस वक्त ना तो हमारे पास कोई कैंपस था ना ही कोई इतनी जदीद टेक्नोलॉजी थी। ये वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि एहराम की बुनियादों में सिर्फ 0.75 का डिफरेंस है। आप में से जो भी इंजीनियर्स हैं वो ये बात जानते होंगे कि 3 एकड़ रकबे की इतनी दुरुस्त पैमाइश सिर्फ आज के जदीद लेज़र लिविंग सिस्टम्स के ज़रिए ही हासिल की जा सकती है। दर हकीकत ये हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि एहराम की चारों तरफ की दीवारें जो कि 5 से 80 टन पत्थरों के ब्लॉक्स पर रखी गई थी एक ख़ास ज़ाविये पर खड़ी की गई हैं जो कि बिल्कुल 230 मीटर लंबी हैं। इसका मतलब है कि चारों दीवारें एग्जैक्ट 230 मीटर लंबी हैं। इन चारों दीवारों में कोई फ़र्क है तो वो सिर्फ 2 इंच से ज़्यादा नहीं। इसका मतलब ये है कि ये दीवारें एक दूसरे के मुकाबले में तकरीबन 99.98% दुरुस्त हैं। अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। जिन लोगों ने अजीम एहरामात को बनाया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ज़मीन की जिसामत के बारे में बखूबी जानते थे। इस बात को ज़रा गौर से सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं, इसके बिल्कुल बरअक्स गर्मियों में पाया जाता है जिसमें रातें छोटी और दिन लंबे हो जाते हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ही ऐसा होता है जिसमें रात और दिन बराबर हो जाते हैं, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो जाती है। और ये होता है 21 मार्च और 22 सितंबर। इन दिनों में सूरज खत इस्तवा यानी कि इक्वेटर के ऐन वस्त में होता है। इस लम्हे को हम सोलर इक्विनॉक्स कहते हैं। अगर हम इन 12 घंटों को सेकंड्स में तब्दील करें तो ये 43,200 सेकंड बनते हैं। और अगर इन 43,200 को
अजीम एहराम की ऊंचाई से ज़रब दें तो इसका जवाब हमारे पास 6333 किलोमीटर बनता है, जो कि ज़मीन के कत्बे रिदास की कुल लंबाई है। अगर हम परसेंटेज को देखें तो एहराम बनाने वालों का हिसाब तकरीबन 99.63% दुरुस्त है। आप सोच रहे होंगे कि ये महज एक इत्तेफाक है, लेकिन पिरामिड की बुनियाद का पेरीमीटर जो कि तकरीबन 0.921 किलोमीटर है, इसको अगर 43,200 से ज़रब दें तो ये तकरीबन 39,804 किलोमीटर बनता है, जो कि ज़मीन के एक पूरे गोल चक्कर के बराबर है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये भी 99.34% दुरुस्त है। इत्तेफाक सिर्फ एक बार होता है, लेकिन 99% से भी ज़्यादा दुरुस्त नताइज वो भी 2 बार आना हमें गहरी सोच में डाल देते हैं। बहुत से लोग अभी भी इसे महज इत्तेफाक समझते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 43,200 जिसका ताल्लुक शमसी मसावात से है, ये एक और जगह अपना सबूत देता है। आम तौर पर हमें एहराम की 4 अतराफ नज़र आती हैं, लेकिन हकीकत में 4 नहीं 8 अतराफ हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ शमसी मसावात के दिन ही ऊपर से नज़र आती हैं। पहली दफ़ा बरतानवी फ़ज़ाइया के एक पायलट ने 1940 में इन अतराफ को दरियाफ्त किया, जब वो अपना जहाज़ एहराम के ऊपर से गुजार रहा था। अब सवाल ये नज़र आता है कि हज़ारों साल पहले एहराम बनाने वालों ने ज़मीन के कुतबी रिदास और खत इस्तवा के अतवाफ़ के बारे में कैसे जान लिया। एहराम मिस्र का हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा पेचीदा होना, इन तमाम हक़ाइक़ पर यकीन करना मुश्किल है कि ये 4500 साल पहले इतने पुराने दौर में बनाए गए थे। तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई आज उतनी नहीं रही जितनी के पहले हुआ करती थी, क्योंकि इसे चूने के पत्थरों से बनाया गया था जिनका वज़न 2 से 3 टन, बल्कि कुछ का वज़न तो 80 टन से भी ज़्यादा था। कहा जाता है कि वक्त के साथ साथ ये ज़मीन में डसता चला गया। ये एहराम जितने बाहर से पुरस्रार हैं, इतने ही अंदर से पुरस्रार और राज़ों से भरे हैं। जब साइंसदानों ने इनको स्कैन किया तो इनमें एक किंग्स चैम्बर और एक क्वींस चैम्बर दरियाफ्त किया गया। जब साइंसदान किंग्स चैम्बर के अंदर गए तो वहाँ उन्हें एक ताबूत मिला, लेकिन इस ताबूत के साथ ही एक छोटी सी सुरंग भी मिली, लेकिन उस सुरंग से सिर्फ एक इंसान, वो भी झुक कर ही अंदर आ सकता है। तो इतना बड़ा ताबूत अंदर कैसे लाया गया? कहा जाता है कि इस ताबूत को, इस एहराम को बनाने से पहले ही यहाँ पर रख दिया गया होगा और बाद में चट्टानें रख कर इसको सील कर दिया गया होगा। कदीम मिस्री लोग आफ्टर लाइफ पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। उनके मुताबिक मरने के बाद भी एक ज़िंदगी होती है। जब कोई फ़िरौन या कोई शहंशाह मरता तो उसके साथ उसके खादम और उसके खाने पीने की चीज़ें और बहुत सारे ख़जाने भी उसके साथ दफन कर दिए जाते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एहराम खुद खुफू और बाकी फ़िरौनों ने खुद अपने लिए बनवाए थे, लेकिन कोई भी शख्स या फ़िरौन अपने मरने से पहले अपना मकबरा क्यों बनवाएगा? और सबसे अजीब बात यह है कि इस एहराम में बहुत सी छोटी छोटी सुरंगें हैं जो इस एहराम के नीचे गहराई तक जाती हैं। अब अगर ये एहराम एक मकबरा था तो इसमें इतनी छोटी छोटी सुरंगें क्यों? अब सवाल ये भी पैदा होता है कि एहराम वाकई मकबरा था या इसको बनाने का मकसद कुछ और था। साइंसदानों का ये भी ख्याल किया जाता है कि एहराम को ऊपर से चूने के पत्थर की सफ़ेद पालिश से रंगा गया था, जिसका मकसद इसको खूबसूरत बनाना नहीं बल्कि सूरज की रोशनी को आईने की तरह रिफ्लेक्ट करना था और सूरज की गर्मी को एहराम के अंदर दाखिल होने से बचाना था। एक और अजीब बात ये भी है कि इस एहराम को बनाने के लिए ग्रेनाइट के पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया था। अब ग्रेनाइट ज़मीन के सख्त 3 पत्थर के टुकड़ों में आता है और ग्रेनाइट की प्रोसेसिंग में चूने के पत्थर से 10 गुना ज़्यादा वक्त और ताकत लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्रेनाइट का पत्थर एहराम की तामीराती जगह से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर से लाया गया। अब सोचने की बात यह है कि एक मकबरा बनाने के लिए एक ऐसे मटेरियल की क्या ज़रूरत पड़ी है और इसे इतनी ज़्यादा दूर उस वक्त से 800 किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है। पिरामिड की छत को सोने की चादर से भी ओढ़ा गया था। साइंसदानों के मुताबिक ऐसे पेचीदा मवाद में क्वार्टर और धातु क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं और सबसे अहम बात ग्रेनाइट पीजियो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा जरिया है। दर हकीकत जब किसी एक खास मवाद पर दबाव डाला जाता है तो वो बरकी चार्ज पैदा करता है और एहराम इस्तेमाल होने वाला दूसरा मवाद डोलोमाइट बरकी तवानाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है और एहराम के ऊपर सोने की चादर तवानाई को ऊपर भेजने का एक जरिया थी। साइंसदानों के मुताबिक एहराम को
कब्रिस्तान नहीं था जहां कदीम मिस्री बादशाहों की लाशें दफन की जाती थीं। दर हकीकत एहराम एक कदीम पावर प्लांट था और अंदर पर एक ताबूत कोई ताबूत नहीं बल्कि एक बैटरी भी हो सकती है। पावर प्लांट का नजरिया सबसे पहले एक इंग्लिश मुसन्नफ क्रिस्टोफर डन ने पेश किया। उन्होंने 1998 में एक किताब द गीज़ा पावर प्लांट के नाम से शाया की, जिसमें उन्होंने बताया कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा दर हकीकत हाइड्रोजन के जरिए बिजली पैदा करता था। क्या इस पावर प्लांट वाली थ्योरी में कोई सदाकत है भी या नहीं, चलिए इस बारे में जानते हैं। जाही हवास जो कि एक कदीम फलसफी और कदीम मिस्र और इनके खजानों के वजीर भी रह चुके हैं, इनको 2014 में एहराम में मिस्र से खजाने चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। वो कदीम चीज़ें जो जाही हवास ने चुराई थीं, इनमें एक कॉपर की केबल भी शामिल थी। अजीब बात यह है कि बिजली तो आज के दौर में पैदा हुई है, कदीम ज़माने में तांबे की तार की क्या ज़रूरत थी। और एक और अजीब बात यह भी है कि जाही हवास को ये चीज़ें चुराने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। कहा जाता है कि जाही हवास को एहराम मिस्र के बारे में कुछ ऐसे राज मालूम हो चुके थे जिसे वो दुनिया से छुपाना चाह रहा था, या ये कुछ और था। हम एहराम मिस्र के बारे में जितना सोचने और समझने की कोशिश करते हैं, ये और पेचीदा और पुरस्कार होता चला जाता है। अगर ये बात दुरुस्त है कि एहराम मिस्र के जरिए बिजली पैदा की जाती थी, तो क्या ये बात मुमकिन है कि अजीम साइंसदान निकोला टेस्ला एहराम मिस्र के बारे में पहले ही बहुत कुछ जान चुके थे और समझ चुके थे। टेस्ला का ख्याल था कि जमीन के दोनों कुतुबों को इस्तेमाल करके जमीन पर लामहदूद बल्कि तवानाई पैदा की जा सकती है। 1905 में टेस्ला के बयान ने पूरी साइंसी बरादरी को चुका दिया था। निकोला टेस्ला ने यह भी कहा कि जमीन की ऊपरी तह को इस्तेमाल करने से हम अनलिमिटेड बिजली को भी पैदा कर सकते हैं। टेस्ला ने इस मामले में बहुत सारे तजुर्बात भी किए, हालांकि ये सारे के सारे तजुर्बात फेल हो गए, क्योंकि उनको उस वक्त 1905 में एहराम मिस्र जितना बड़ा ढांचा चाहिए था, उस ढांचे को बनाने के लिए उतनी मैन पावर जो कि 20 से 30 हज़ार लोग भी चाहिए थे, और इतना बड़ा बजट भी चाहिए था जो कि एहराम मिस्र को बना सके, जो कि उनके पास मौजूद नहीं था। इसलिए उस वक्त के साइंसदानों ने इस थ्योरी को, पावर प्लांट की थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। और एहराम मिस्र में आज तक कोई ऐसा आला भी नहीं मिला जो कि बिजली से चलता हो। लेकिन माहिरीन को मिस्र के शहर डोरा के खंदरात में एक नक्शा नगार मिला है, जिसमें ये नक्शा आज के जदीद बल्ब जैसा दिखाई देता है, जिसे डिंडोला लाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, क्योंकि जब कदीम मिस्र में इतना ताकतवर पावर प्लांट बनाया जा सकता है तो फिर इस बात का सबूत भी होना चाहिए कि वो कैसे बनाया गया। इस पावर प्लांट को बनाने के लिए कौन सी मशीनें इस्तेमाल की गई, ये सवाल एहराम के एक और नए पुरस्कार पर्दे को उठाता है। और हकीकत में एहराम का सबसे बड़ा राज ही ये है कि इसे आखिर बनाया कैसे गया था। मेरी बात गौर से सुने, आज से 4500 साल पहले जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई क्रेन नहीं थी जो इन पत्थरों को ऊपर लेके जा सके, कोई जदीद आलात मौजूद नहीं थे जिनसे इन पत्थरों को काटा जा सके। आपको ये बात जानकर और भी ज़्यादा हैरानगी होगी कि इन पत्थरों को इतनी दुरुस्तगी से रखा गया है कि इनमें से एक क्रेडिट कार्ड भी गुजर नहीं सकता। असल में इनके पास तो पहिए भी नहीं थे जिससे ये उन पत्थरों को लेकर जा सकें। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी इमारत नहीं है जो कि 4500 साल तक बिल्कुल ठीक ठाक रही हो, क्योंकि ज़लज़ले आए, बारिशें हुई, तूफ़ान हुए और शदीद गर्मी के बावजूद भी ये एहराम अपनी जगह पर खड़े हैं। इनका कुल वज़न तकरीबन 60 लाख टन है, जिसको आज की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा से कंपेयर करें जिसका वज़न तकरीबन 5 लाख टन है। गीज़ा के अजीम एहराम को बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के 20 सालों में बनाया गया। एहराम बनाने के लिए 20 साल का एक वक्त बहुत तवील होता है, लेकिन अगर हम लॉजिकली इस बात पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि 20 साल में ऐसा कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इस एहराम में तकरीबन 23 लाख भारी पत्थर मौजूद हैं। अगर आप एक सादा सा हिसाब लगाएं तो हर 4 मिनट में एक पत्थर रखना चाहिए, लेकिन जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। 20 सालों में 23 लाख पत्थर रखना सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब बगैर सोए काम जारी रखा जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम दिन रात जारी रहे तो ही मुमकिन है कि आप 23 लाख पत्थर हर 4 मिनट में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा पर रखेंगे। हालांकि इन पत्थरों को 800 किलोमीटर दूर से भी लाना है, जो कि नामुमकिन सी बात लगती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को एलियंस ने बनाया था, जो कि
गलत बात लगती है, क्योंकि कुछ लोग हकीकत को जानने की बजाय, उसको खोजने की बजाय ये बात एलियंस के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि गिज़ा के अजीम एहराम को इंसानों ने ही बनाया था। अगर आपके पास भी इतनी अफरादी कुव्वत मौजूद हो तो आप भी पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। कहा जाता है कि गिज़ा के अजीम एहराम को तकरीबन 20 से 30 हज़ार लोगों ने तामीर किया। कहा जाता है कि इन एहरामों को गुलामों ने बनाया था। आपने कहीं ना कहीं किसी फिल्म में इस बारे में सुना ही होगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि जिन्होंने इन एहरामों को बनाया था वो एक बहुत ही हुनरमंद मजदूर थे और इसके अलावा उन्हें एक अच्छा खाना दिया जाता था। कहा जाता है कि उनका खाना तकरीबन औसतन मिस्री को जो खाना दिया जाता था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर था। इन मजदूरों को फ़ारो का दोस्त भी कहा जाता था, यानी कि फ़िरौन का दोस्त भी कहा जाता था। ये लोग तामीराती मकामात के करीब शहरों में रहते थे। इसके अलावा इन्हें मुख्तलिफ मौसमों में कम्युनिटी के मुख्तलिफ अफराद का ताउन भी मिल जाता, जैसा कि किसान। अगर किसान खेती बाड़ी नहीं करते तो फारग वक्त में आकर तामीरात में मदद करते थे। इसी तरह पूरी मुमलिकत में रहने वाले तमाम लोग अपनी कौमी मंसूबे की कामयाबी के लिए तमाम लोगों की मदद भी करते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस एहराम को बनाने के लिए तकरीबन 23 लाख टन पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 5.5 मिलियन टन चूने का पत्थर, 8,000 टन ग्रेनाइट का पत्थर और 5 लाख टन मार्टर का इस्तेमाल किया गया। इनमें सबसे ज्यादा पत्थर करीबी इलाकों से लाए गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पत्थर को काटते कैसे थे। तांबे के औजार बनाए जाते थे। इसके अलावा ग्रेनाइट के पत्थर को काटने के लिए डोलोराइट का इस्तेमाल किया जाता था। इनका पत्थर काटने का तरीका बहुत ही मुनफरिद था, जैसा कि वो पत्थर के अंदर सुराखों को ढूंढते और उनके अंदर पानी डालते और पानी डालने के बाद वहां पर लकड़ी के औजार डाल देते। जैसे ही वो लकड़ी के औजार उन पानी को जज़ब करते तो ये हथौड़े मारकर उस पत्थर को काट देते। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन पत्थरों को मुंतकिल कैसे किया जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उस ज़माने में तो पहिए मौजूद ही नहीं थे। जब पहिए ही मौजूद नहीं थे तो इनको वहाँ एहराम तक कैसे लेकर जाया जा सकता था। यहाँ सबसे ज़्यादा काबिल फहम नज़रिया ये है कि पत्थरों को दूर से लाकर बेड़े बनाए जाते थे जो दरिया में तैरते थे। इसके बाद जब पत्थर एहराम तक पहुँचता तो एक पत्थर को दूसरे के ऊपर रखने के लिए इन्होंने गीली मिट्टी में स्लेब का इस्तेमाल किया। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है जो कि हाल ही में दरियाफ्त हुआ है। इस नजरिए की बुनियाद दरअसल एक पेंटिंग है जो 2014 में मिली है। ये पेंटिंग 1900 कबले मसीह की है, लेकिन आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि 170 लोग एक मुजस्मे को स्लेब पर घसीट रहे हैं और इतनी भारी चीज को खींचने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इस पेंटिंग को करीब से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह एक शख्स मुजस्मे के साथ रेत पर पानी डाल रहा है। इब्तिदा में माहिर आसार कदीमा का ख्याल था कि ये एक कोई रस्म होगी, इनके सामने पानी डालने की कोई रवायत होगी, लेकिन जब माहिर तिबियात डैनियल बॉर्न और इनकी टीम ने इसका तजर्बा किया तो इन्हें पता चला कि अगर रेत में पानी की एक खास मिकदार हो तो रेत और ज़मीन के दरमियान रगड़ बहुत हद तक कम हो जाती है। ये तनासब बहुत ठीक लगता है क्योंकि रेत में 25% पानी, जिससे चीज़ों को घसीटने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चलो मान लिया एहराम तक पत्थर पहुंच गए, एहराम तक पत्थर आ गया, लेकिन इस 2, 3 और 80 टन वजनी पत्थर को पत्थर के ऊपर एहराम के ऊपर कैसे रखा गया। इस सवाल का जवाब हमें इंग्लिश और फ्रांसीसी माहिर आसार करीमा की टीम ने उस वक्त दिया जब उन्हें 4500 साल पुराना लकड़ी का मेंढा 2015 में मिला। ये बहुत हैरत की बात है जब माहिरीन ने कहा कि इस वक्त इस तरह का एक रैंप बना दिया गया होगा जो जमीन से ऊपर तक सीधी ढलवान होगी और इस ढलवान से पत्थर को ढकेलने के लिए उन्होंने लकड़ियों को सीधा खड़ा कर दिया होगा। फिर उन्होंने पत्थर को ऊपर खींचने के लिए लकड़ियों के गिर्द रस्सियों का इस्तेमाल किया, कुछ इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं। ये माहिर तिबियात जोसेफ वेस्ट ने 2014 में तजवीज़ की। इस थ्योरी के मुताबिक एहराम की हर सतह को मुकम्मल करने के बाद उन्होंने एक नई ढलवान जरूर बनाई होगी। ढलवान का जाविया ज्यादा ना ऊंचा करने के लिए वो ढलवान को बहुत पीछे की तरफ ले गए होंगे, यानी ढलवान को बहुत पीछे से शुरू किया होगा ताकि ढलवान में ज्यादा झुकाव ना आए और पत्थर को आसानी से ऊपर लेकर जाया जा सके। लेकिन ये सब तो फिर भी मफरूज़े हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन अहरामात को किस मकसद के लिए बनाया गया था, ये मामलात आज भी हल तलब हैं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।